हेलो स्टूडेंट्स, हम पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और इस क्लास में अपन मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर टॉपिक लेने जा रहे हैं। इसमें अपन ने अभी तक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख ली थी। अब अपन उसका जो ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी और रेगुलेशन वो देख लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट और उसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एफिशिएंसी और रेगुलेशन। एक एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले अपन टेस्टिंग करते क्यों, कोई भी चीज़ की टेस्टिंग क्यों की जाती है, उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि वो कितना अच्छा है या ख़राब है। तो अपन एक कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है ट्रांसफार्मर, उसकी जान रहे हैं कि वो कितना अच्छा है और कितना ख़राब है उसके बारे में, तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। उसकी यदि एफिशिएंसी अच्छी है तो वो ट्रांसफार्मर अच्छा है, यदि एफिशिएंसी ख़राब है तो ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए इसके ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के अंदर हो रहे लॉसेस में कैलकुलेट किया जाता है, और लॉसेज को कैलकुलेट करके ही अपन एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो तरह के टेस्ट हैं, ओपन सर्किट टेस्ट जो और नो लोड टेस्ट बोलते हैं, वो अलग तरह के डाटा देगा, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो अलग तरह के डाटा देगा। और अब मैंने बताया था उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कि इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक आयरन लॉस या कोर लॉस बोल दो, और दूसरा होता है वो होते हैं कॉपर लॉस। तो ओपन सर्किट बताएगा और शॉर्ट सर्किट है वो कॉपर लॉस के बारे में बताएगा। तो दोनों टेस्ट के बारे में जानना चाहिए। तो ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं, डायग्राम के थ्रू में डायरेक्टली आप लोग ओपन सर्किट टेस्ट का क्या मतलब है। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है ओपन होना, या नो लोड मतलब कोई लोड नहीं होगा। तो जिस ट्रांसफार्मर की अपन को टेस्टिंग करनी है उसकी एक साइड को अपन ओपन रखेंगे तो यानी कि उसके ऊपर लोड नहीं है, तो वो भी जो भी इनपुट लेगा उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि जब आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा है और यदि वो फिर भी पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो इसके इंटरनल में लॉसेज के में जा रहा है। तो यहाँ पे यदि अपन एक ट्रांसफार्मर लें और उसका ओपन सर्किट टेस्ट करें, तो इसकी एचवी साइड, हाई वोल्टेज साइड को अपन ने ओपन रखा है। हाई वोल्टेज साइड को ओपन इसलिए रखते हैं कि ताकि अपन को लो वोल्टेज साइड में अपन डाटा मेजर साइड में डाटा मेजर करने पे अपन को यहाँ पे वो जो है वोल्टेज काफ़ी कम होगा, तो कम रेटिंग का वोल्टमीटर अपन यूज कर सकते हैं। और एचवी साइड का अपन को वोल्टेज नहीं कैलकुलेट करना है, तो इसलिए वोल्टमीटर की इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि अपन प्राइमरी का सर्किट देखें तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, जो वोल्टमीटर जो पावर देगा, यहाँ से अपन वोल्टमीटर के थ्रू प्राइमरी साइड का वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, और नो लोड करंट जो फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन ये जो काम करेगा वो अपन को रेटेड वोल्टेज यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रेटेड वोल्टेज लगाएंगे तब इसके अंदर कुछ, यहाँ पे नो लोड है इस वजह से बहुत ही कम करंट फ्लो होगी। वो करंट जो हो वो अपन नोट कर लेंगे, जो होगी आई नोट। और जो वाटमीटर जो रीडिंग नोट करेगा वो यहाँ पे जो लॉस जाएगा वो होगा कोर लॉस टाइप का, वो कोर लॉस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा डब्ल्यू नोट। और यहाँ पे जो प्राइमरी साइड का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वी नोट, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कैलकुलेट करके जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है ट्रांसफार्मर का, उसके जो डाटा हैं वो मेजर हो जाएंगे। वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे वो मैं इसमें बता देता हूँ। डब्ल्यू नोट जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, आयरन लॉस, ठीक है, यही कोर लॉस है। जो पावर फैक्टर कैलकुलेट होगा वो होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होता है, W = VI cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पे cos फाई कैलकुलेट करना है अपन को, तो W नोट और जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज और करंट कैलकुलेट किया उससे डिवाइड अपन ने कर दिया, तो यहाँ पे cos फाई अपन को कैलकुलेट हो गया। मैग्नेटाइजिंग करंट अपन को कैलकुलेट करनी है, तो I नोट अपन ने कैलकुलेट कर लिया जो नो लोड करंट है। तो जो इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा, और इसका कोस कंपोनेंट जो होगा वो नो लोड कोर लॉस कंपोनेंट होगा, ठीक
ठीक है, 2 तरह के कंपोनेंट इसके इक्विवेलेंट सर्किट में बताए हुए हैं। अब जो रिएक्टेंस है प्राइमरी साइड, जो इसका जो शंट पार्ट है जिसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वो हो जाएगा V0/IM, और कोर लॉस जो जिस रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी V0/IC, क्योंकि ये शंट कंपोनेंट हो रहा है इसकी, इसमें समझ में आ जाएगा। R0 ठीक है, और ये शंट कंपोनेंट है, और ये हो गया यहाँ V0, इसको हमने बोला ये कैलकुलेट कर लिया था V0, और ये I0 कैलकुलेट किया था। IM किसके बराबर हो गया, I0 साइन के बराबर हो गया, और IC किसके बराबर हो गया, I0 cos फाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से यदि R0 कैलकुलेट करना होगा तो V0/I0 साइन cos फाई, और X0 कैलकुलेट करना होगा तो V0/I0 साइन फाई अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और इस तरीके से अपने प्राइमरी साइड के जो नो लोड टेस्ट है ये नो लोड टेस्ट हो जाएगा, और इस नो लोड टेस्ट के थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट के जो भी नो लोड कंपोनेंट है उनके बारे में पता चल जाएगा, और कोर लॉस के बारे में अपन को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से एक टेस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। और अब अपन देखते हैं कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कॉपर लॉस कैलकुलेट करने के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाती है, शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करते हैं। अब इसमें भी नाम से अपन को पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग का क्या मतलब हो सकता है। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग का मतलब हो सकता है कि एक साइड को अपन शॉर्ट करके रखेंगे और दूसरी साइड में अपन सप्लाई देंगे। अब शॉर्ट सर्किट जो टेस्टिंग होती है वो कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए काम में ली जाती है। कोर लॉस जो होते हैं वो नो लोड से लेके फुल लोड करंट तक सेम ही रहते हैं, तो वहाँ पे इसलिए बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, और क्योंकि नो लोड है तो करंट ज़्यादा ड्रॉ नहीं होगी। अब यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट पे करने के कारण बहुत ही हेवी करंट फ्लो होगी, तो बहुत ही ज़्यादा हेवी करंट फ्लो होगी, तो अपन टेस्टिंग किधर की तरफ कर रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड की तरफ के कर रहे हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट कम फ्लो होगी। जब अपन सेकेंडरी साइड में रेटेड करंट फ्लो कराएंगे तब प्राइमरी से में तब भी बहुत ही कम करंट फ्लो होगी, क्योंकि अपन को पता है N1/N2 के हिसाब से। तो एमीटर जो है वो काफ़ी कम रेटिंग का अपन को लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पे वाटमीटर यूज किया है और प्राइमरी के वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज किया है, ये हो जाएगा VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ये हो जाएगा IC शॉर्ट सर्किट करंट, और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट लॉसेस। ठीक है, ये तीनों हो गए हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज इस तरीके से लगाया जाता है कि सेकेंडरी साइड के अंदर लोड करंट फ्लो होगी, और इसके बाद में अपन VSC, ISC और WSC कैलकुलेट कर लेते हैं, और इससे इक्विवेलेंट सर्किट के जितने भी रिमेनिंग कंपोनेंट है वो पता चल जाएंगे, रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, वाइंडिंग का रिएक्टेंस पता चल जाएगा, और इन दोनों की मदद से अपन को इम्पीडेंस मालूम हो जाएगा। तो ये अपना जो इसका टेस्टिंग है उसका टेस्टिंग का ये डायग्राम है, अपन लैब में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे होगी इसके टेस्टिंग, इसकी कैलकुलेशन मैं बताऊं। WSC है वो फुल लोड कॉपर लॉस है, इसमें पीडीएफ में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि सेम ही जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, अपन एक एक लाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। WSC फुल लोड कॉपर लॉस कैलकुलेट हो गया। अब जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, I2R होता है, कॉपर लॉस के बराबर होता है, वो अपन को पता है। तो WSC/I2 किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। और हाई वोल्टेज साइड में अपन टेस्ट कर रहे हैं तो ये हाई वोल्टेज साइड में रेफर्ड रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ये हाई वोल्टेज साइड का, टोटल इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा ये। इसी तरीके से इम्पीडेंस निकालना है अपन को, तो इम्पीडेंस क्या जाएगा, VSC/IC निकाल लेंगे तो टोटल इम्पीडेंस आ जाएगा। तो इससे रिएक्टेंस निकाल लेंगे √Z² 1 माइनस R²1, इससे रिएक्टेंस आ जाएगा अपने पास में। पावर फैक्टर निकालना है तो सेम ओपन सर्किट टेस्ट की तरह WSC/VSC ISC। ये अब इक्विवेलेंट में किस तरीके से दिया जाएगा, तरीके से R इक्विवेलेंट है, VSC अपन कैलकुलेट कर लिया वोल्टमीटर की सहायता से, ISC कैलकुलेट हो गया अपना एमीटर की सहायता से। और यहाँ पे जो लॉसेस थे, लॉसेस किसके अंदर थे, सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर, और इसके अंदर से करंट कौन सी फ्लो हो रही है, ISC²। तो अपने WSC/I² की हेल्प से
अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, आर इक्वलेंट कैलकुलेट कर लिया। दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं, जेड। जेड अपन ने कैलकुलेट कर लिया वीएससी अपॉन आईएससी की हेल्प से। आईएससी की हेल्प से अपन ने जेड कैलकुलेट कर लिया अपन ने, और इन दो जेड कैलकुलेट होने और आर कैलकुलेट होने के बाद में अपन ने अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की मदद से अपन ने एक्स को कैलकुलेट कर लिया। और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सारे कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिए, और इसके कारण जो कॉपर लॉस हो रहे थे वो भी अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी कैलकुलेट, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी फॉर्मूला सबको पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट जो है वो एफिशिएंसी होती है। अब अपन ने यदि पावर आउटपुट पता हो, अपन को पावर इनपुट नहीं पता हो, तो अपन पावर इनपुट कैसे निकाल सकते हैं, पावर आउटपुट प्लस लॉसेस कर देंगे तो क्या हो गया, पावर इनपुट। अब यहाँ पे लॉसेस कौन सी, कॉपर लॉस और कोर लॉस। यदि अपन को कॉपर लॉस पता है, कोर लॉस पता है, पावर आउटपुट पता है, तो अपन पावर इनपुट निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले की सहायता से अपनी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाए। ये अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया। अब ये एफिशिएंसी कोर लॉस जो है वो मैंने बताया कि नो लोड से के फ्लोट कांस्टेंट रहता है, लेकिन कोर लॉस नहीं रहता है। कॉपर लॉस तो करंट के ऊपर, करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो लोड है आउटपुट लोड है वो भी इनपुट लोड पे डिपेंड करेगा हाँ कितना है। मान लो कि टोटल जो रेटेड वोल्टेज ट्रांसफार्मर का वो एस है, लेकिन अपन रेटेड वोल्टेज और करंट न देके उसका कुछ फंक्शन दे रहा, मान लो कि एस, तो क्या हो गया अपना लोड क्या हो गया, एस कितना हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर, वी लिखते हैं इसको, तो एक्स टाइम्स ऑफ वी आई इंटू फाई। ठीक है, अब लोड एक्स टाइम्स लिया तो करंट भी एक्स टाइम्स ही फ्लो होगी फुल लोड करंट की, तो कॉपर लॉस स्क्वायर टाइम्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, और कोर लॉस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एफिशिएंसी अपन को निकालनी है, यदि रेटेड लोड न देके मैंने एक्स टाइम्स दिया है उसका, मतलब 0.10% ही लगाया, 20% लगाया, 50% लगाया, तो एक्स इंटू एस को पाई, ये आ गया मेरा पावर आउटपुट, इतना ही मैंने दिया अपॉन जो पावर आउटपुट इन किलोवाट, ये कहीं यहाँ पे जाएगा cos फाई, डिपेंड करता है, तो एक्स स्क्वायर ऑफ फुल लोड कोर लॉस प्लस फुल लोड कोर लॉस, या कोर लॉस हमेशा सेम रहता है, इसलिए फुल लोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या मतलब है, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज का ड्रॉप। जब देखते हैं कई बार अपनी सप्लाई करंट सब घरों में सप्लाई आती है वो कम ज़्यादा हो होती है, या आप देखोगे ट्रांसफार्मर पास में उसका सप्लाई ज़्यादा आ रहा होता है, और जो थोड़ा दूर होता है घर जिससे, उसके घर में थोड़ी डिम लाइट आ रही होती है, कम लाइट आ रही होती है, वो होता है रेगुलेशंस। मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर नो लोड से लेके फुल लोड जा रहा है, तो इस दौरान जो उसके टर्मिनल में जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उसको बोलते हैं अपन रेगुलेशन। फुल लोड टू नो लोड टू फुल लोड मतलब करंट जीरो से फुल लोड करंट जब फ्लो होगी तो उसके टर्मिनल जो वोल्टेज है उस चेंज आएगा। नो लोड पे मान 230 वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज, तो फुल लोड पे 225 आएगा। वो क्यों? क्योंकि नो लोड से फुल लोड वोल्टेज जाते हैं, जो करंट बढ़ता जा रहा है उस करंट की वजह से अपन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर देखें तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो कंपोनेंट है उनके अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज का ड्रॉप जो होता है वही क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन देखें तो अपन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज 100, ये देता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और E2 माइनस V2 को अपन कैलकुलेट करें तो ये क्या है, जो इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कंपोनेंट है उनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ही ये है E2 माइनस V2, क्योंकि नो लोड के ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और V2 है फुल लोड वोल्टेज। तो फुल लोड करंट जब फ्लो हो रही है तो फुल लोड की वजह से एक वोल्टेज का ड्रॉप आएगा I इंटू R cos फाई
प्लस माइनस आई इंटू आर एक्स साइन फाई, ये डिपेंड करेगा कि पावर फैक्टर लीडिंग है या लेगिंग, उसके हिसाब से अपॉन फुल लोड वोल्टेज V1 इंटू 100, या इसे सेकेंडरी साइड में लें तो I2 इंटू R0 टू cos फाई प्लस माइनस I2 X0 टू साइन फाई अपॉन V2 इंटू 100, ये सेकेंडरी साइड में। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। नो लोड फुल लोड जब जाते हैं तो इसका टर्मिनल पे वोल्टेज में ड्रॉप आता है, वही वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। मान लो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर पर लोड में वेरिएशन आएगा तो घरों के अंदर जो वोल्टेज में ड्रॉप या हाई जो हाई को हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसमें अपन ने टेस्टिंग ट्रांसफार्मर के और उसके एफिशिएंसी रेगुलेशंस के बारे में देख लिया है। इनको ध्यान से देख लेना एक बार।